Saeed Ahmed. Welcome to Advanced Tutorial. Today I have a great lesson for you all guys because I have set up 10 queries on this session. Those are very important for SSC stenographer and CHSL. That's why I request you to stay here till the end. Let's start with the first query. तो दोस्तों फर्स्ट क्वेरी के साथ स्टार्ट करते हैं. इस सेशन की हमारी फर्स्ट क्वेरी है, Virat is one of the best batsmen that the world have seen. तो इसके फैक्ट की बात करें तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि वन ऑफ के बाद जब कोई काउंटेबल नाउन आता है सामान्यतः कैसा होता है दोस्तों, प्लूरल फॉर्म में होता है. तो बैट्समैन कैसे दे रखा है, प्लूरल फॉर्म में. इसके अलावा अगर इसके बाद कोई रिलेटिव प्रोनाउन जोड़ा जाता है तो इसकी कई कंडीशंस होती हैं. पहली कंडीशन ये होती है दोस्तों, अगर ये नाउन हमारा वस्तु को डिनोट करता है तो ऐसी कंडीशन रिलेटिव प्रोनाउन हमारा विच आता है, नो मैटर कि वो सब्जेक्ट को हटाया गया है या ऑब्जेक्ट को. ठीक है. अगर व्यक्ति को डिनोट करता है तो हु और हुम का प्रयोग करते हैं. अगर सब्जेक्ट को हटाया जाता है तो हु का प्रयोग करते हैं और ऑब्जेक्ट को हटाया जाता है तो हुम का. इसके अलावा दोस्तों जब आने वाला जो नाउन अगर सुपरलेटिव डिग्री में दिया होता है तो ऐसी कंडीशन हम दैट का प्रयोग करते हैं, नो मैटर कि वो वस्तु को डिनोट कर रहा है कि व्यक्ति, नो मैटर कि वो सब्जेक्ट को हटा रहा है कि ऑब्जेक्ट को हटा रहा है. अंडरस्टैंड. इसके अलावा दोस्तों अगर यहाँ वन ऑफ की जगह ओनली वन दिया होता तो ऐसी कंडीशन में भी हम रिलेटिव प्रोनाउन किसका प्रयोग करते, दैट का ही प्रयोग करते, नो मैटर कि सब्जेक्ट को हटाया जाता है या ऑब्जेक्ट. ठीक है. इसके अलावा दोस्तों अगर आगे सब्जेक्ट ना दिया होता, मान लो सब्जेक्ट को हटाया जाता और सुपरलेटिव डिग्री से जुड़ा होता, तो यहाँ डैट के बाद आने वाला जो वर्ब होता वो इस नाउन के हिसाब से आता. परंतु दोस्तों यहाँ ऑब्जेक्ट को हटाया गया है यानी सब्जेक्ट ऑलरेडी इसमें दे रखा है. तो ऐसी कंडीशन हम क्या करेंगे, जो वर्ब आया वो किसके साथ रखेंगे, इस सब्जेक्ट के हिसाब से. ठीक है. तो यहाँ हैव की जगह क्या हो जाएगा हमारा हैज. ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि जो वर्ल्ड है ये कलेक्टिव नाउन है, सिंगुलर कलेक्टिव नाउन. ऐसी कंडीशन में दोस्तों इसके साथ आने वाला वर्ब क्या आएगा, हमारा सिंगुलर फॉर्म में आएगा. ओके. आई होप दोस्तों ये क्वेरी समझ में आ गई होगी. आगे बढ़ते हैं. लेट्स मूव द नेक्स्ट. अगली क्वेरी की ओर आगे बढ़ते हैं. इस सेशन की अगली क्वेरी है दोस्तों, I have read an interesting book yesterday and underlined the new words which are simple but effective. Okay. तो अगर इसके फैक्ट की बात करें तो मैं बहुत बार बता चुका हूँ आपको कि जब कभी भी सिंपल पास्ट को शो करने वाले टाइम एक्सप्रेशन दिए होते हैं, जैसे लास्ट डे हुआ, यस्टरडे हुआ, या इसके अलावा एगो हुआ, बिफोर हुआ, बहुत सारे एक्सप्रेशंस होते हैं जो सिंपल पास्ट को शो करते हैं. तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में हम क्या इस्तेमाल करते हैं, ऐसी कंडीशन में हम सिंपल पास्ट का इस्तेमाल करते हैं. तो ये ध्यान रखें आप, पास्ट को शो करने वाले जब टाइम एक्सप्रेशन सेंटेंस के अंदर दिए गए होते हैं तो ऐसी कंडीशन में हम सिंपल पास्ट का प्रयोग करते हैं. ठीक है. अब देखो यस्टरडे दे रखा है तो ऐसी कंडीशन हम प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग नहीं करेंगे. ये जो हैव है इसको हम यहाँ से रिमूव कर देंगे. और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि रीड की जो तीनों फॉर्में होती हैं वो दिखती सेम है, रीड, रेड, रीड, स्पेलिंग सेम होती है लेकिन प्रोनाउंसिएशन चेंज होता है. तो B2 क्या हो जाएगी, इसकी रेड हो जाएगी, रीड की सेकंड फॉर्म रेड. ओके. आई होप दोस्तों ये क्वेरी भी समझ में आ गई होगी. आगे बढ़ते हैं. लेट्स मूव द नेक्स्ट. इस सेशन की अगली थर्ड क्वेरी है, ही इज रनिंग टेम्परेचर सिंस लास्ट फ्राइडे एंड डॉक्टर्स सस्पेक्ट दैट ही इज डाउन विद टाइफाइड. ओके. अगर इसके फैक्ट की बात करें तो मैंने सेकेंड चैप्टर में बताया, इस टॉपिक के सेकेंड लेसन में मैंने आपको बताया कि जब कभी भी सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम को शो करने के लिए किया जाता है तो ऐसी कंडीशन में इसके साथ तीन कंडीशंस बनती हैं. सबसे पहली कंडीशन, अगर सिंस के बाद हमारा क्लोज दे रखा है तो वो सिंपल पास्ट में होगा और इससे पहले यानी सिंस से पहले हमारा क्लॉज प्रेजेंट परफेक्ट में होता है. ठीक है. दूसरी कंडीशन दोस्तों ये होती है अगर पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा हो, जैसे यहाँ दिया भी है ना लास्ट फ्राइडे, तो ऐसी कंडीशन में इससे पहले आने वाले जो क्लोज होते हैं वो दो कंडीशन में होते हैं. इससे पहली कंडीशन होती है हमारी हैज़ बीन या हैव बीन के बाद वर्ब की चौथी फॉर्म, और दूसरी कंडीशन हमारी होती है हैड बीन के बाद वर्ब की चौथी फॉर्म. तो यहाँ साफ साफ पता चल रहा है कि बात किसकी चल रही है, पूरे प्रेजेंट की बात चल रही है हर जगह, मतलब सारे क्लोज जो यूज हुए प्रेजेंट के यूज में. तो ऐसी कंडीशन में इससे पहले जो आने वाला क्लोज होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का होगा. और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि सब्जेक्ट क्या दे रखा है दोस्तों हमारे सिंगुलर फॉर्म में. तो ऐसी कंडीशन में हमारा क्या यूज होगा, हैज बीन वर्ब की चौथी फॉर्म. तो जो इज दे रखा है दोस्तों ये गलत है, इसके स्थान पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे, हैज बीन. ओके.
तो सही सेंटेंस क्या होगा, ही हैज बीन रनिंग टेम्परेचर सिंस लास्ट फ्राइडे एंड डॉक्टर सस्पेक्ट दैट ही इज डाउन विद टाइफाइड। आई होप दोस्तों ये क्वेरी आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव द नेक्स्ट। इस सेशन की चौथी क्वेरी की ओर आगे बढ़ते हैं। चौथी क्वेरी है, वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स इज इन द टीचिंग लाइन बट ही लिव्स अब्रॉड। ओके, तो जैसा कि अभी मैंने इससे पहली वाली क्वेरी में बताया है कि वन ऑफ की जब हम बात करते हैं, ठीक है, एज ए सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है यहाँ, तो वन ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन होगा काउंटेबल, वो कैसा होगा, प्लूरल फॉर्म में। तो देखो प्लूरल फॉर्म में दे रखा है। ओके, या इसके अलावा भी मैंने एक फैक्ट और बताया था कि जब कभी भी प्रपोजिशन से दो या दो से अधिक नाउन या प्रोनाउन जोड़े जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में प्रपोजिशन से पहले आया हुआ नाउन या प्रोनाउन क्या होता है, सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो हम जानते हैं दोस्तों कि यहाँ जो सब्जेक्ट है इसमें वन है, ना कि माई फ्रेंड्स, है ना। तो सब्जेक्ट कौन हमारा, वन, और वन क्या हमारा, सिंगुलर फॉर्म में। तो ऐसी कंडीशन में जो वर्ब आएगी वो वन के हिसाब से आएगी, तो वन के हिसाब से इज हमारा यहाँ सही रखा हुआ है। ठीक है, तो ए पार्ट जो हो गया वो पूरी तरह से सही है। अब बी पार्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। बी पार्ट है हमारा द टीचिंग लाइन। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि टीचिंग इज अ प्रोफेशन। तो टीचिंग क्या होता है दोस्तों, प्रोफेशन होता है। तो ऐसी कंडीशन में लाइन का प्रयोग नहीं करेंगे, तो लाइन के स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे हम, प्रोफेशन का। ठीक है, क्योंकि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि टीचिंग एक प्रोफेशन होता है। ओके, प्रोफेशन की जगह तुम ऑक्यूपेशन, बहुत सारे इसके सिनोनिम यूज कर सकते हो। ठीक है, फिलहाल यहाँ लाइन हमारा गलत है। आई होप दोस्तों ये क्वेरी भी समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव द नेक्स्ट। इस सेशन की पांचवी क्वेरी है दोस्त, नाउ अ डेज ही इज लिविंग इन फॉरेन बट his parents still live in India, no error। ठीक है, तो दोस्तों अगर इसके फैक्ट की बात करें तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि नाउ डेज टाइमिंग एडवर्ब होती है, और ये जिस सेंटेंस में यूज होती है वो कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। ठीक है, और स्पेशली कौन सा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ठीक, तो अब यहाँ देखो आगे दे रखा हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इसका मतलब यहाँ तक का सेंटेंस सही है। इज इसलिए सही है क्योंकि ही के साथ क्या आता है हमारा, इज, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब सिंगुलर। ओके, अगर मैं बी पार्ट की बात करूँ तो लिखा हुआ इन फॉरेन। हम जानते हैं कि फॉरेन क्या होता है, हमारा एडजेक्टिव होता है दोस्तों, और एडजेक्टिव से पहला प्रपोजिशन का प्रयोग हम नहीं करते हैं। ठीक है, तो हम सिंपली यहाँ कह सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पूरा इन और ये जो अब्रोड है, मतलब फॉरेन है, इसको हम हटा देंगे यहाँ से, बल्कि एडवर्ब भी लगा देंगे तब भी सही हो जाएगा। तो एक एडवर्ब होती है अब्रॉड, ए बी आर ओ ए डी। ठीक है, अब्रॉड, अब्रॉड एडवर्ब होती है, तो इसलिए हम इनका प्रयोग इससे पहले नहीं करेंगे। तो सही सेंटेंस क्या होगा, नाउ अ डेज ही इज लिविंग अब्रॉड बट हिज पेरेंट्स स्टिल लिव इन इंडिया। ओके, आई होप दोस्तों क्वेरी भी समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव द नेक्स्ट। इस सेशन की छठी क्वेरी है, अकॉर्डिंग टू मी एवरी स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर मस्ट रीड ऑल द बेस्ट ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर। ठीक है, तो कहना चाह रहा है कि मेरे अनुसार प्रत्येक अंग्रेजी लिटरेचर के प्रत्येक छात्र को अवश्य सभी बेस्ट ट्रेजेडीज पढ़नी चाहिए शेक्सपियर की, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, फिलहाल हमें हिंदी मीनिंग से लेना देना नहीं, हम फैक्ट की बात करेंगे। तो ये हमेशा याद रखना, जब कभी भी मेरे अनुसार की बात चल रही है, अकॉर्डिंग टू मी होता नहीं है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू का प्रयोग हम फर्स्ट पर्सन के साथ नहीं कर सकते। अकॉर्डिंग टू अस, अकॉर्डिंग टू मी, ये नहीं होता है। ठीक है, ये ध्यान रखें, अकॉर्डिंग टू को हम सेकेंड पर्सन या थर्ड पर्सन के साथ यूज कर सकते हैं, परंतु फर्स्ट पर्सन के साथ हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसकी जगह हम क्या इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, हम बोलेंगे इन माई ओपिनियन। क्या आ जाएगा, इन माई ओपिनियन। तो सही होगा हमारा इन माई ओपिनियन एवरी स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर मस्ट रीड ऑल द बेस्ट ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर। आई होप दोस्तों प्यारी भी समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव द नेक्स्ट। अगले इस सेशन की अगली क्वेरी की ओर आगे बढ़ते हैं, 7th क्वेरी। 7वीं क्वेरी है दोस्तों, आई इनवाइटेड 2 बॉयज बट नन ऑफ देम हैज कम। ठीक है, नो एरर। तो अगर हम इसकी बात करें तो वो कहना चाह रहा है कि मैंने 2 लड़कों को बुलाया परंतु उनमें से कोई भी नहीं आया, ये बोलना चाह रहा है। ठीक है, तो 2 की बात चली तो कोई नहीं आया, तो दोनों की बात चल रही है और दोनों में से कोई नहीं आया, ये कहना चाह रहा हो। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें, सिंपल पास्ट है, B2 रखा हुआ है और ये इसका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट कितने में दे रखा है दोस्तों, यहाँ 2 में। और हम अच्छी तरह जानते हैं जब 2 व्यक्ति, 2 वस्तु में 2 स्थानों की बात चलती है, तो हम अगर पॉजिटिव फैक्ट की बात करें तो ऐसी कंडीशन में किसका प्रयोग करते हैं, ईदर का या फिर ईच का। ईदर और ईच, यानी ईदर तो हम प्योर 2 के लिए करते हैं और ईच जो है 2 या 2 से अधिक के लिए भी कर सकते हैं। तो
जनरली हम मतलब ईच और ईदर का प्रयोग करते हैं अगर पॉजिटिव की बात करें। अगर हम नेगेटिव फैक्ट की बात करें दोस्तों तो हम नीदर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और अगर दो से अधिक की बात करते हैं तो नन का। तो हम अच्छी तरह से जानते हैं दोस्तों कि दो की बात चल रही है तो नन ऑफ तो आएगा नहीं, क्योंकि नन ऑफ कब आता है हमारा, दो से अधिक के लिए। ओके, और बात चल रही है कि दोनों में से कोई नहीं आया, दो को बुलाया और दोनों में से कोई नहीं आया, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों हम क्या करेंगे, यार नीदर ऑफ का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ सही क्या हो जाएगा हमारा, आई इन्वाइटेड टू बॉयज बट नीदर ऑफ देम हैज कम। नीदर ऑफ दैम भी कर सकते हैं और नीदर भी कर सकते हैं, नीदर हैज कम भी कर सकते हैं, ठीक है, दोनों ही सही होंगे। आई होप गाइस ये क्वेरी भी समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव द नेक्स्ट। इस सेशन की अगली क्वेरी है 10 टन्स ऑफ कॉल इज इनफ फॉर मी। तो हम अच्छी तरह से जानते हैं दोस्तों, जब नॉमिनल एडजेक्टिव के बाद कोई प्लूरल काउंटेबल नाउन आती है और वो निश्चित रकम, निश्चित दूरी या एक तरीके हम सिंगल यूनिट को बनाती है, ऐसे भी कह सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों आने वाला जो वर्ब होता है वो सिंगुलर फॉर्म में होता है। तो भले ये 10 टन्स दे रखा है दोस्तों, लेकिन हम अच्छी तरह से जानते हैं कि वो क्या कहना चाह रहा है कि वो काफ़ी है किसके लिए, मेरे लिए। तो यहाँ वो निश्चित कॉल की बात कर रहा है, निश्चित मात्रा की बात कर रहा है इसकी, तो इसलिए हम क्या लगाएंगे, हम ये दोस्तों इस लगाएंगे। जैसे अगर मैं ये बोलता 5000 रुपीज़ आर एन ऑसम अमाउंट, तो ये गलत हो जाता, क्योंकि जो 5000 रुपीज़ है दोस्तों वो सिंगल यूनिट बना रहा है, निश्चित रकम को शो कर रहा है। ऐसे कंडीशन में इज एन ऑसम अमाउंट सही होता है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान रखें आप दोस्तों, जब कभी भी नॉमिनल एडजेक्टिव के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है, अगर वो निश्चित रकम, निश्चित दूरी, निश्चित आयु या निश्चित वेट, भार को इंडिकेट करता है, तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों हम किसका इस्तेमाल करते हैं, सिंगुलर वर्ब का। ओके, आई होप दोस्तों समझ में आ गया होगा। दिस सेंटेंस हैज नो एरर। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव द नेक्स्ट। इस सेशन की अगली क्वेरी की ओर आगे बढ़ते हैं। अगली क्वेरी है दोस्तों, अलोंग द नॉर्थर्न फ्रंटियर इज सीन ऑफ इंडिया द हिमालयाज माइटी इन दियर, ठीक है, स्प्लेंडर होगी, स्पेलिंग थोड़ी मिसप्रिंट हो रही है टाइपिंग करते हुए, ठीक है। तो आगे इसका हम फैक्ट की बात करें तो हम अच्छी तरह जानते हैं कि अलोंग क्या है दोस्तों, अलोंग एक प्रीपोजिशन होता है और प्रपोजिशन के बाद आने वाला जो नाउन या प्रोनाउन होता है वो क्या होता है, हमारा ऑब्जेक्टिव केस में होता है। दोस्तों ये जो लिखा हुआ है द नॉर्थर्न फ्रंटियर, ये क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि वर्ब का जो प्रयोग होता है वो हमेशा किसके हिसाब से होता है, वो सब्जेक्ट के हिसाब से होता है। तो हमें दोस्तों ढूंढना पड़ेगा कि इसमें सब्जेक्ट क्या है। अब ऑफ इंडिया तो सब्जेक्ट हो नहीं सकता, ठीक है, ऑफ इंडिया तो हमारा सब्जेक्ट होगा नहीं। तो अब हमें ये देखना है कि जो वर्ब यूज हुई किसके हिसाब से होगी। तो अब ये तो ऑब्जेक्ट हो गया हमारा फ्रंटियर, ठीक। तो हमें देखना होगा सब्जेक्ट क्या, सब्जेक्ट क्या होगा इसके अलावा हमारा। अब देखो ये भी नहीं हो सकता, ये इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इन दियर स्प्लेंडर क्या दे रखा है, ये दे रखा है दोस्तों हमारा एडवर्बियल फ्रेज यानी PDN, और ये कभी सब्जेक्ट का काम नहीं करता। तो ऐसी कंडीशन हमारा एक बचा, क्या बचा, डिटरमाइनर प्लस नाउन द हिमालयाज। और हम अच्छी तरह से जानते हैं दोस्तों कि डिटरमाइनर प्लस नाउन बराबर क्या होता है, सब्जेक्ट। और हमें साफ साफ दिख रहा है कि हिमालयाज कैसी फॉर्म में रखा हुआ है, प्लूरल फॉर्म में रखा हुआ है, ठीक है। तो अगर सही सेंटेंस को अगर मैं से कलेक्ट करूं तो कैसे जुड़ेगा ये, द नॉर्थर्न फ्रंटियर ऑफ इंडिया द हिमालयाज माइटी आर सीन इन दियर स्प्लेंडर, ठीक है। तो कई तरह से हम इसको जोड़ सकते हैं। फिलहाल हम ये कहना चाह रहे थे कि यहाँ इज नहीं आएगा, यहाँ आएगा आर। ओके, आर इसलिए आएगा क्योंकि बाकी का जो सब्जेक्ट है वो हिमालय है, ना कि फ्रंटियर। फ्रंटियर ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। आई होप दोस्तों क्वेरी समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव द नेक्स्ट। इस सेशन की अंतिम 10वीं क्वेरी है, द वाटर्स कंटेन द वास्ट मेजोरिटी ऑफ ऑल वाटर ऑन अर्थ, ठीक है, नो एरर। तो अगर इसके हम फैक्ट की बात करें तो कुछ सोच रहे होंगे कि वाटर में एस कैसे लग गया, और एस तो लगा फिर दा भी लगा दिया, और अनकाउंटेबल नाउन से पहले दा आता है। दोस्तों ऐसा नहीं है, ठीक है। वाटर्स जो है ये ओशन है, और ओशन से पहले हम दा का प्रयोग कर सकते हैं। ओशन जानते हो ना, महासागर। तो कहना चाह रहा है कि महासागर जो होते हैं वो कंटेन करते हैं पानी की अधिक मात्रा को, सारे पानी की, पृथ्वी के सारे पानी, यानी पृथ्वी के ऊपर जो सारा का सारा पानी है उसकी अधिक, एक बड़े पैमाने पर मात्रा, ठीक है, ऐसे कह सकते हैं। सिंपली ये वाला अब हमें दिख रहा है कि ये क्या हमारा प्लूरल फॉर्म में है, तो वर्ब कैसे आ जाएगी हमारी, प्लूरल फॉर्म में, ठीक है, ओशंस, द ओशंस कंटेन, ऐसे भी कह सकते हैं, अंडरस्टैंड। इसके अलावा दोस्तों कुछ सोच रहे होंगे कि अर्थ से पहले तो आर्टिकल आता है, आर्टिकल क्यों नहीं आया। देखो आर्टिकल भी आता है। अगर मैं बोलता अर्थ
मूव्स, तो वहाँ हमें द लगाना होता है, लेकिन हम अच्छी तरह से जानते हैं कि ऑन अर्थ हमारा क्या होता है, फ्रेज होता है, इसके साथ हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करते, ठीक है। ऑन अर्थ क्या होता है, फ्रेज होता है। तो दोस्तों इसमें कोई एरर नहीं थी, द सेंटेंस हैज नो एरर। आई होप दोस्तों क्वेरी समझ में आ गई होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट सेशन की क्वेरी डिस्कस करते हैं, जो पिछले सेशन में मैंने आपको होमवर्क में दी थी। तो ये क्वेरी थी हमारी, बिटवीन अर्जुन, राहुल, विवेक एंड शाहरुख गुड फ्रेंडशिप देयर वॉज, ठीक है। तो ये क्वेरी थी। तो सिंपली हम अच्छी तरह से जानते हैं, आप कुछ ने क्या करा था, कुछ ने आंसर दिया था हमारा ए पार्ट में कि बिटवीन नहीं आएगा, अमंग आना चाहिए, ऐसा कई स्टूडेंट्स ने अपना आंसर दिया। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि रेसिप्रोकल रिलेशन को शो करने के लिए, यानी पारस्परिक संबंध को प्रकट करने के लिए हम प्रीपोजिशन बिटवीन का प्रयोग करते हैं। और यहाँ साफ साफ पारस्परिक रिलेशन शो हो रहा है, जैसे यहाँ क्या रखा कि देखो, देयर वॉज अ गुड रिलेशन, ठीक है। देयर वॉज अ गुड रिलेशन बिटवीन अर्जुन, राहुल, विवेक एंड शाहरुख। इन सब के बीच में क्या एक अच्छा रिलेशन है कि पारस्परिक रिलेशन को शो कर रहा है। ऐसी कंडीशन में दोस्तों इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं थी, द सेंटेंस हैज नो एरर। आई होप दोस्तों क्वेरी समझ में आ गई। तो डिस्कस करते हैं आज के सेशन की क्वेरी पे। मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी स्टूडेंट्स आंसर देंगे। तो आज के सेशन की क्वेरी है, यू आर लेट प्ले बाय दिस कॉस्टली टॉय एवरी वीक, ठीक है। एक बार पुनः फिर आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, टिल देन टेक केयर एंड हैव फन, बाय।